Hello students, now going to study about the another topic that is atelectasis. मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है what do you mean by atelectasis. It is the collapse of the lung. Okay, so dealing with the atelectasis. Now introduction part. Atelectasis is the collapse of a part or all of a lung. It is a very common finding in chest X-ray and other radiologic study. So simple इसका intro है. Atelectasis जो है that is the collapse of a part. एक part उसका collapse हो सकता है या तो फिर होल जो एक साइड का लंग है वो क्या हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है. इट मे बी कॉज्ड बाय नॉर्मल एक्सलेशन और सेवरल मेडिकल कंडीशन ऑल्दो फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज ए कोलैप्स ऑफ द लंग टिश्यू. सो ये किसी भी कारण से हो सकता है, नॉर्मली एक्सलेशन के कारण या तो फिर कुछ मेडिकल कंडीशंस के कारण. बट यहाँ पे रेड से जो आपका अंडरलाइन है इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है. यू शुड नॉट कन्फ्यूज इट विद द न्यूमोथोरैक्स. ओके, सो atelectasis इज नॉट synonymous with pneumothorax which is a more specific condition that features atelectasis. So pneumothorax में भी जो lungs है वो कोलैप्स होते जाता है क्योंकि प्लूरा में एयर भरते जा रहा है ना, बट उसको आप atelectasis नहीं बोलेंगे, ठीक है. atelectasis में एग्जैक्टली जो लंग टिश्यू है वो क्या होता है, अपने आप से ही कोलैप्स होता है. यहाँ पर कोई प्रेशर अराइज नहीं हो रहा है. हाँ, हम बोल सकते हैं atelectasis के लिए एक कॉज है न्यूमोथोरैक्स, बट आपका दोनों जो है सिमिलर फीचर्स हैं बट कंडीशन दोनों डिफरेंट है. नाउ डेफिनेशन हियर यू कैन सी इन द डायग्राम, है ना. डायग्राम में आप लोग अच्छे से देख सकते हैं. यहाँ पर देखिए लंग्स को जो कोलैप्स हो चुका है. यहाँ पर कहीं पर आपका न्यूमोथोरैक्स लाइक कंडीशन आपको दिखाई नहीं दे रहा है. एग्जैक्टली प्लूरा अटैच्ड है ना, और प्लूरा में कोई एयर नहीं भरा हुआ है. दैट इज़ दी खाली कैविटी, आपका थोरैसिक कैविटी है ये, है ना, खाली है ये. और लंग्स जो है वो पूरी तरह से क्या हो गया है, कोलैप्स हो गया है, ठीक है. सो डेफिनेशन पार्ट. atelectasis, it is a Greek word that is incomplete plus extension. So incomplete वो क्या नहीं हो पाता है, expand नहीं हो पाता है. is defined as a collapse or closure of the lung resulting in reduced or absent gas exchange. Atelectasis is a complete or partial collapse of a lung or lobe of a lung developed when the tiny air sacs within the lung become deflated. So major जो कारण है यहाँ पे atelectasis का, that is not the pleura एयर से भर जाता है या ब्लड से भर जाता है. यहाँ पर जो मेजर कॉज है दैट इज़ व्हेन द टिनी एयर सैक्स एल्वुलाई जो है वो डिफ्लेट हो जाता है ना. दैट इज़ डिफ्लेट, है ना. इन्फ्लेट मतलब फुल ना, डिफ्लेट मतलब क्या हो जाना, वापस पिचक जाना. सो एल्वुलाई है वो डिफ्लेट हो जाते हैं, दैट्स वाई जो लंग है वो क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है. नाउ द क्लासिफिकेशन. सो दो क्लासिफिकेशन यहाँ पर हम लोग पढ़ लेंगे बेटा. फर्स्ट इज़ द एक्यूट एटेलेक्टासिस. सो व्हाट इज़ एक्यूट एटेलेक्टासिस. एक्यूट नाम से समझ में आता है आपको, सडन ऑनसेट, एकदम तुरंत से स्टार्ट हुआ. इन acute atelectasis the lung has recently collapsed and is primarily notable only for airlessness, है ना. एयर नहीं है लंग्स के अंदर में. ये चीज़ से आप नोटिफाई करोगे कि हाँ लंग्स जो है क्या हो गया है, कोलैप्स हो गया है. और ये सडन कंडीशन है, अचानक रिसेंटली अराइज हुआ है. नौ क्रोनिक एटेलेक्टासिस, क्रोनिक से ही समझ में आ रहा है कि वो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है. and it is characterized by a complex mixture, है ना, of airlessness, infection, widening of the bronchi, that is bronchiectasis, destruction and scarring, fibrosis. So बहुत सारा conditions है यहाँ पर, है ना. आपका एयरलेसनेस प्रेजेंट रहेगा, इन्फेक्शन रहेगा, और ब्रोंकाई की वाइडनिंग हो जाएगी, डायलेटेड हो जाएंगे ब्रोंकाई, दैट इज़ कॉल्ड दी ब्रोंकिएक्टासिस. डिस्ट्रक्शन होगा ब्रोंकाई का, स्कारिंग या फिर फाइब्रोसिस जो है वो क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है, ठीक है ना. सेकेंडरी एटेलेक्टासिस में अदर हम लोग दो और कंडीशन देखेंगे, दैट इज़ द राइट मिडिल लोब सिंड्रोम है. सॉरी, सेकेंडरी एटेलेक्टासिस नहीं, क्रोनिक एटेलेक्टासिस में हम एक और दो कंडीशन देखेंगे, दैट इज़ राइट मिडिल लोब सिंड्रोम. सो राइट मिडिल लोब सिंड्रोम क्या है, इट इज़ अ क्रोनिक और रिकरेंट ऑब्स्ट्रक्शन और इन्फेक्शन ऑफ द मिडिल लोब ऑफ द राइट लंग, है ना. सो क्रोनिक और रिकरेंट इन्फेक्शन हो जाता है. राइट मिडिल लोब सिंड्रोम में जो है, मिडिल लोब जो है राइट लंग का, उसमें रिकरेंट ऑब्स्ट्रक्शन और क्या होता है, इन्फेक्शन होता है. इट इज़ अ क्रोनिक कंडीशन. एंड वन अनदर कंडीशन इज़ देयर, दैट इज़ राउंडेड एटेलेक्टासिस. सो इसको हम लोग एक और अनदर फिनोमिना बोलते हैं, दैट इज़ द फोल्डेड लंग सिंड्रोम करके भी हम लोग इसको बोलते हैं. सो व्हाट इज़ फोल्डेड लंग या फिर राउंडेड एटेलेक्टासिस क्या है, इट इज़ द
इनफोल्डिंग ऑफ रिडंडेंट प्लूरा, है ना। सो रिडंडेंट का मतलब होता है दैट इज़ नो लॉन्गर नीडेड, है ना। सो प्लूरा जब अब उसका यूज़ नहीं है, दैट मीन्स वो कम्प्लीटली क्या हो चुका है, डैमेज्ड हो चुका है। सो लंग जो है वो कोलैप्स हो जाता है आपके आउटर साइड से बेटा, है ना। आउटर साइड मतलब जहाँ से प्लूरा है उस साइड से जो प्लूरा है आपका डैमेज्ड हो गया है, और वो धीरे धीरे वहीं की ओर से आउटर साइड से वो क्या होना शुरू होता है, कोलैप्स होना क्या होता है, शुरू होता है। दैट इज़ कॉल्ड दी राउंडेड एटेलेक्टासिस या फिर फोल्डेड लंग सिंड्रोम। नाउ देयर इज़ थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एटेलेक्टासिस, दैट इज़ दी आपका अब्जॉर्प्शन एटेलेक्टासिस, है ना। सो अब्जॉर्प्शन एटेलेक्टासिस में क्या होता है, जब हमको पता है कि हमारा जो एयर हम इनहेल करते हैं दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ एयर, जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। ऑक्सीजन जो होता है आपका 21%, 78% उसमें नाइट्रोजन होता है जो प्रेशर ग्रेडियंट्स को मेंटेन करता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.4 कुछ परसेंटेज उसका रहता है। सो सबसे लार्जर अमाउंट में उसमें नाइट्रोजन होता है। सो कभी कभी क्या होता है जब आपका ऐसे एटीट्यूड एरिया में हम ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पर ऑक्सीजन का सैचुरेशन ज़्यादा है, सो जो लंग है वो क्या करता है, लार्ज अमाउंट में आपका ऑक्सीजन इनहेल हो जाता है नाइट्रोजन के रिप्लेसमेंट में। सो नाइट्रोजन जब रिप्लेस नहीं हो पाएगा, नाइट्रोजन जब जा नहीं पाएगा, नाइट्रोजन क्या है जैसा जाता है ना वैसा ही वो वापस भी क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। सो नाइट्रोजन इनहेल नहीं हुआ है, उसके रिप्लेसमेंट में ऑक्सीजन जो है वो क्या हो गया है, रिप्लेस हो गया। बिकॉज नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं होता सो वो कोलैप्स नहीं होने देगा, बट जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाता है, आपको पता है कि वो क्या हो जाता है, आपकी कैपिलरी बेड के थ्रू दी प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, आपके ब्लड के टिश्यूज़ के द्वारा क्या हो जाता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। सो नाइट्रोजन नहीं गया है और उसके बदले अगर क्या चला गया है, ऑक्सीजन चला गया है ज़्यादा अमाउंट में। सो जो ऑक्सीजन है वो क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। और जब वो एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो लंग को साइज़ को क्या कर देगा, डिफ्लेट कर देगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है। सो इट इज़ अ कंडीशन व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द लंग इज रिप्लेस्ड विद द ऑक्सीजन एंड द ऑक्सीजन may subsequently be absorbed into the blood and reducing the volume of the alveoli results in the absorption atelectasis or the collapse of the alveoli. Okay, so this is the third type. Clear? Acute, chronic and the absorption atelectasis. Now there are the etiological factors. So almost everyone who undergoes surgery has some atelectasis from the anesthesia. कुछ हद तक anesthesia जिनको मिला है उनको कुछ डिग्री में atelectasis होता है. Now second is the blockage of air passages. So बहुत सारे कॉजेज़ यहाँ पे दिए हैं एयर पैसेजेस के ब्लॉक होने के, दैट इज़ दी म्यूकस प्लग है, फॉरेन आ गया है, फॉरेन बॉडी है, नैरोविंग हो गई है मेजर एयरवे फ्रॉम द डिसीजेस, देन ट्यूमर इन द मेजर एयरवेज एंड दी ब्लड क्लॉट वहाँ पर डेवलप हो गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ पॉसिबल कॉजेस ऑफ नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। तो सो हमने ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेस पढ़ा, यहाँ पे नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जो कॉजेस है एटेलेक्टासिस का दैट इज़ द कोलैप्स ऑफ द लंग का, दैट इज़ इंजरी हो सकता है, प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, निमोनिया, न्यूमोथोरैक्स, देन स्कारिंग ऑफ द लंग टिश्यू एंड ट्यूमर। सो एटेलेक्टासिस का कॉज है न्यूमोथोरैक्स, है ना। न्यूमोथोरैक्स एंड एटेलेक्टासिस सेम कंडीशन नहीं है, मैंने पहले आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था। नाउ लास्ट वन इज़ द ट्यूमर। देर आर सम रिस्क फैक्टर ऑफ एटेलेक्टासिस। सो पहला दिया है आपका प्रीमेच्योर बर्थ, है ना, जिस समय बेबी प्रीमेच्योरली 9 मंथ कंप्लीट होने के पहले जब बर्थ हो जाता है उस समय लंग प्रॉपरली मेच्योर नहीं हुए रहते दैट टाइम। देन इम्पैर्ड स्वॉलोइंग फंक्शन दैट इज़ पर्टिकुलरली इन द ओल्डर अडल्ट, एस्पिरेटिंग सिक्रेशन इनटू द लंग इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, है ना। एस्पिरेट कुछ होकर के अंदर चला गया तो इन्फेक्शन कॉज करेगा लंग में। नाउ एनी कंडीशन दैट इंटरफेयर्स विद द स्पॉन्टेनियस कफिंग, यार्निंग एंड दी सिंगिंग, है ना। तो आपका पर्सन प्रॉपरली कफ नहीं कर पा रहा है, जमाई नहीं ले पा रहा है, गा नहीं पा रहा है, स्पीकिंग भी है, तो वो ऐसा स्पॉन्टेनियस जो इंटरफेयर कर रहा है, वो सारे कंडीशंस जो हैं अल्टीमेटली आपके किस में इन्वॉल्व होते हैं, एटेलेक्टासिस में इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कफिंग जो है एग्जैक्टली इन्फेक्शन के कारण है ना। इन्फेक्शन, थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया तो प्रॉपरली पर्सन यॉन भी नहीं कर पाएगा और सिंगिंग भी नहीं कर पाएगा। Now next is lung diseases such as the asthma, bronchiectasis and cystic fibrosis. Then confinement to bed, अगर पर्सन लंबे समय तक बेड पे है जिसमें इनफ्रीक्वेंट पोजीशन चेंज हो रहा है, प्रॉपरली पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, सो उस कंडीशन में,
ठीक है ना। अदर रिस्क फैक्टर्स आर अब्डोमिनल और चेस्ट सर्जरी अगर हुई है, रिसेंटली उसको एनेस्थीसिया मिला है, शैलो ब्रीदिंग है अगर पर्सन को, अ रिजल्ट ऑफ अब्डोमिनल पेन और रिब फ्रैक्चर, है ना। सो वो उसका एग्जांपल है, शैलो ब्रीदिंग के समय ऐसा हो सकता है। रेस्पिरेटरी मसल्स में वीकनेस है ड्यू टू दी मस्कुलर एट्रोफी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, अनदर न्यूरोमस्कुलर कंडीशन के कारण। नाउ ओबेसिटी इज़ द मेजर कॉज, है ना। फैट इन द एब्डोमेन कैन एलिवेट योर डायफ्राम, ये सबसे मेजर कॉज है एटेलेक्टासिस का, मतलब रिस्क फैक्टर बोल सकते हैं। बिकॉज जो एब्डोमेन में फैट है दैट कैन एलिवेट द डायफ्राम एंड हैम्पर योर एबिलिटी टू इनहेल फुली, है ना, उसको रोकता है, फुली इनहेल करने का जो एबिलिटी उसको वो रोकता है। नाउ एज जो दिया है, बीइंग अ यंग चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 1 to 3, दिस ऑल रिस्क फैक्टर्स आर अकॉर्डिंग टू द रिसर्च बेसिस, है ना। सो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स। Now next is the clinical manifestation of atelectasis. So कफ होगा बट नॉट प्रोमिनेंट, चेस्ट पेन होगा, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी डेवलप हो सकती है बिकॉज लंग कोलैप्स हो गया है तो ऑक्सीजन का सैचुरेशन लो हो जाएगा, प्लूरल इफ्यूजन डेवलप हो सकता है, साइनोसिस डेवलप हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन आपका बॉडी में नहीं पहुंच रहा है, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, एंड समटाइम्स अगर इन्फेक्शन के कारण है एटेलेक्टासिस तो लो ग्रेड फीवर भी हमको देखने के लिए मिलेगा। नाउ असेसमेंट एंड द डायग्नोस्टिक फाइंडिंग है, सो एक्सरे, चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, पल्स ऑक्सीमेट्री एंड दी ब्रोंकोस्कोपी। एक्सरे से एकदम क्लियर हो जाता है कि लंग्स क्या हो गए हैं, कोलैप्स हो गए हैं। सो दीज आर दी असेसमेंट एंड दी डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स। नाउ नेक्स्ट अबाउट दी मैनेजमेंट पार्ट, है ना। सो मेडिकल मैनेजमेंट पे है सबसे पहला चेस्ट फिजियोथेरेपी, टेक्निक दैट हेल्प्स पीपल ब्रीथ डीपली आफ्टर सर्जरी टू री एक्सपैंड कोलैप्स्ड लंग टिश्यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। दिस टेक्निक आर बेस्ट लर्न बिफोर सर्जरी, दे इंक्लूड कफिंग। आपकी चेस्ट फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कफिंग एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपका कोलैप्स जो लंग है उसको री एक्सपैंड करने में हेल्प करते हैं। सो फर्स्ट आएगा उसमें कफिंग, खांसना है पर्सन को, कब सप्रेसेंट मेडिकेशन नहीं देना है, कब एक्सपेक्टोरेंट्स हमको देना है पेशेंट को, कफिंग करेगा तो उसका चेस्ट जो है एक्सपैंड होगा। नाउ क्लैस्पिंग परकसन, है ना, ऑन योर चेस्ट ओवर द कोलैप्स्ड एरिया टू लूजन दी म्यूकस। सो क्लैपिंग जो हम लोग करते हैं, क्लैप जो करते हैं वैसे थपथपी वाला पीठ में पीछे तरफ से हमको क्या करना है, परकस करना है पेशेंट को। सो ये जो मैकेनिकल परकशन हम करते हैं वो म्यूकस को एयरवे से क्लियर करने में क्या करता है, हेल्प करता है। वाइब्रेटरी हैंड को, हैंड हेल्ड इंस्ट्रूमेंट हमको क्या करना है, यूज़ करना है, जिसके थ्रू जो म्यूकस है वो लूज़ होगा और रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्या होगा, बाहर आएगा। देन परफॉर्मिंग डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, है ना। तो इंसेंटिव जो स्पायरोमेट्री, 3 बॉल वाली स्पायरोमेट्री मैंने डायग्राम पहले दिखाया था आप लोगों को, तो उसके थ्रू वो क्या कर सकता है, आपका डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकता है। नाउ पोजिशनिंग योर बॉडी सो दैट योर हेड इज़ लोअर देन योर चेस्ट। नॉर्मली पोस्चरल ड्रेनेज करके आप लोग फर्स्ट ईयर में आपके नैन्सी की बुक में पढ़ा होगा, पोस्चरल ड्रेनेज विद द हेल्प ऑफ स्पेशल पोजीशंस हम लोग जो रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस है उसको क्या करते हैं, म्यूकस को जो है वो क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं। सो पोस्चरल ड्रेनेज करवाना है पेशेंट को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ द सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन थेरेपी, क्योंकि ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी में डेवलप हो सकता है। यूज़ ऑफ कंटिन्यूस पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देना है अगर हाइपोक्सिया डेवलप हो रहा है, बैग एंड मास्क टेक्निक के थ्रू। नाउ सब मेडिकेशंस है यहाँ पर जो हेल्प करते हैं पेशेंट को एटेलेक्टासिस में, दैट इंक्लूड्स इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर्स, है ना, जो ब्रोंकियल ट्यूब को ओपन करेंगे और ब्रीदिंग को ईजियर करते हैं। नाउ एसिटाइल सिस्टाइन सब मेडिकेशंस जिसमें मेनली हेल्प करता है थिन करने के लिए म्यूकस को, जो ईजिली आप कफ करके बाहर निकाल सकते हैं। नाउ डॉर्नेज अल्फ़ा कैटेगरी के जो मेडिसिन होते हैं जो यूज़ करते हैं हम लोग, क्लियर करते हैं म्यूकस प्लग्स जो है सिस्टिक फाइब्रोसिस में जो डेवलप होता है उसको क्लियर करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो आपके मेडिसिन के नाम दिए हुए हैं यहाँ पर साथ साथ में, सम ब्रोंकोडायलेटर्स, एसिटाइल सिस्टाइन, देन डॉर्सन अल्फ़ा के कुछ नाम दिए गए हैं यहाँ पे मेडिसिन के। नाउ नेक्स्ट इज़ द सर्जिकल मैनेजमेंट। So surgical or other procedures are removal of the airway obstruction which may be done by suctioning mucus or by bronchoscopy. Bronchoscopy uses a flexible tube threaded down your throat to clear up the airways. So surgical जो procedure हम लोग परफॉर्म करते हैं वो exactly जो obstruction है उसको रिमूव करने के लिए या फिर सक्शन करने के लिए, जिसमें मेनली सुटेबल जो टेक्निक है दैट इज़ दी ब्रोंकोस्कोपी हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। Now next is the dietary management. So eat well as tolerated by the patient and plenty of liquids. Normally respiratory system में हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, आपका plenty of liquids देना है ताकि mucus loose हो, easily कफ करके हम उसको बाहर निकाल सकें। Now next is the nursing management. So there are list of nursing diagnosis are there, है ना। So first diagnosis is there, that is the ineffective breathing pattern,
है ना, impaired gas exchange, activity intolerance, risk of fluid volume deficit, then acute pain and anxiety related to hospitalization. So these are some list, and last one is the knowledge deficit. Now what to do as a nurse? So some nursing interventions are there for the atelectasis. So encourage the patient to perform coughing and deep breathing exercise every 1 to 2 hours. Then help patient to use an incentive spirometry, deep breathing के लिए यूज़ करना है. Then gently reposition the patient, often help him walk as soon as possible. अर्ली एम्बुलेशन में उसको हेल्प करना है. एडमिनिस्टर मेडिकेशन, एनाल्जेसिक्स पेन के लिए आप डालेंगे. देन ह्यूमिडिफाई इंस्पायर्ड एयर, है ना. एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक आपको करना है जो सिक्रीशन को मोबिलाइज करेगा. पॉस्चरल ड्रेनेज इंपॉर्टेंट है विद द हेल्प ऑफ चेस्ट परकशन, रिमूवल ऑफ सिक्रीशन के लिए इंपॉर्टेंट है. सक्शनिंग करना है पेशेंट को. सक्शनिंग के थ्रू जो सिक्रीशन है वो क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम से बाहर आएगा. नाउ नेक्स्ट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिडेटिव्स. सम सिडेटिव मेडिकेशंस आर देयर. सो डिप्रेस करता है रेस्पिरेटरी कफ को, है ना. आपका रेस्पिरेशंस को डिप्रेस करेगा, कफ को डिप्रेस करता है. सिडेटिव पेशेंट का एंग्जाइटी थोड़ा सा क्या होता है, इससे रिड्यूस होता है. देन ऑफर एम्पल रीएश्योरेंस एंड इमोशनल सपोर्ट जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत एंग्शियस होता है पेशेंट. एसेस ब्रीथ साउंड, है ना, रेस्पिरेटरी साउंड को आपको एसेस करना है. देन रिपोर्ट करना है कोई चेंजेस अगर आपको दिखाई दे रहा है तो. ब्रोंकियल हाइजीन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें. ब्रोंकियल हाइजीन परफॉर्म करके डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ पॉस्चरल ड्रेनेज एंड चेस्ट फिजियोथेरेपी. ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री को आपको क्या करना है, क्लियर करना है. पल्स ऑक्सीमेट्री के थ्रू आपको ऑक्सीजन का सैचुरेशन वॉच करना है कि पर्सन हाइपोक्सिया में तो नहीं चला गया है. एंड डिमॉन्स्ट्रेट comfort measure to promote the relaxation and the conserve energy. Okay, so next is the complication. एटेलेक्टासिस में सबसे मेजर जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है दैट इज़ द लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल, दैट इज़ द हाइपोक्सीमिया, है ना. ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में क्या हो जाती है, लैकिंग हो जाती है, बिकॉज एल्वोलाई कोलैप्स हो गई है तो इनफ ऑक्सीजन को वो ट्रैप नहीं कर पाएगी, है ना. लंग की स्कारिंग डेवलप हो सकती है. नाउ नेक्स्ट निमोनिया डेवलप हो सकता है. रेस्पिरेटरी फेलियर जो है वो क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है. नेक्स्ट हम लोग जो डिसऑर्डर पढ़ेंगे दैट इज़ द रेस्पिरेटरी फेलियर, वो डिटेल में फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी. These are the complication: low blood oxygen level, lung scarring, pneumonia and the respiratory failure. Now prevention of atelectasis. So some preventive measures are there. Be careful with the small object कि वो respiratory system में ना चला जाए, obstruct ना कर दे. Smoking stop करना है. Deep breathing exercise लेना है. Reposition yourself, मतलब postural drainage के लिए जो helpful होगा. Encourage movement and deep breathing in anyone who is bedridden for long period of time. सो अर्ली जो एम्बुलेशन है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. बहुत समय से बेड रिडन रहते रहते आपका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने लगता है. सो मूवमेंट होने से आपका सिक्रीशंस भी मूव होता है और प्रॉपरली कफ करके उसको क्या कर सकते हैं, आप बाहर निकाल सकते हैं. देन कीप स्मॉल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द रीच ऑफ द चिल्ड्रन. ये इसलिए कि वो लोग फॉरेन ऑब्जेक्ट एस्पिरेट ना कर लें. नाउ नेक्स्ट मेंटेनिंग डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज. ओके, सो दिस ऑल अबाउट द एटेलेक्टासिस.